रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है वो बात की थी लिपिड्स की, प्रोटीन्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड और उसके अलावा हम कुछ एंजाइम्स के मतलब जो है वो बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या, ठीक है, किस तरह से इसकी कंपोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब हम उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की जानब जाएंगे, टाइप्स की जानब जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर्स है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली शुगर्स, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। तो न्यूक्लिक एसिड को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये न्यूक्लियस में से मिला था और इसकी एसिडिक जो है वो पीएच थी, ठीक है। फ्रेडरिक मिशर उसके मतलब जो उसने फिश के जो है वो सेल से, फिश और पस सेल से, ठीक है, दोनों से, स्पर्म सेल से भी और पस सेल से भी, दोनों से जो है उसने जो है वो ये आइसोलेट किया था, ठीक है, इसको न्यूक्लिक एसिड को। तो खैर न्यूक्लिक एसिड के हवाले से अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास ये ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अब न्यूक्लियोसाइड्स क्या चीज है? न्यूक्लियोसाइड ऐसी स्ट्रक्चर हैं जो हमारे पास जो है वो राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ, कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स। तो पहले नंबर पर तो याद रखिएगा इसमें कि पेंटोज शुगर, ठीक है, वो राइबोज भी हो सकती है, वो डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है, डीएनए या आरएनए की केस में। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेसिस कौन सी? ये नाइट्रोजनस बेसिस ये सिंगल रिंग भी हो सकती हैं और ये डबल रिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बेस लगेगी पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी, और अटैचमेंट का जो बॉन्ड है वही वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नतीजे में ये अटैच होगी और न्यूक्लियोसाइड बनाएगी। अगर शुगर डीऑक्सी राइबोज है तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होंगे, अगर ये राइबोज है तो ये राइबो न्यूक्लियोसाइड होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एडेनिन जो है एक नाइट्रोजनस बेस है और वो अटैच हो जाती है राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ, तो बनने वाला जो न्यूक्लियोसाइड होगा दैट इज द एडिनोसिन। ऐसे ही गवानीन अगर अटैच होती है तो बन जाएगा गवानोसिन। ऐसे ही साइटोसिन अटैच होती है तो बन जाएगा साइटिडीन। ऐसे ही अगर जो है वो थायमीन जो है वो अटैच होती है तो बन जाएगा थायमिडीन। अगर जो है वो हमारे पास ये राइबोज शुगर है उसके साथ यूरासिल अटैच हो जाती है तो बन जाएगा यूराडीन। ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियोसाइड बने हैं इनके साथ अटैचमेंट होगी कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड की। इनके न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, और ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखें सपोज एडिनोसिन थी, तो उस एडिनोसिन के कार्बन नंबर 5 के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया और बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अगर 2 फॉस्फेट अटैच हो गए, ऐसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर 3 फॉस्फेट अटैच हो गए, तो जितने फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच होते जाएंगे, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनते जाएंगे। तो जो चीजें जो है वो कंपोनेंट है इसका न्यूक्लियोटाइड का, उसमें मेन चीज पेंटोज शुगर है जो मेन बैकबोन बना रही है। पेंटोज शुगर और साथ में जो है वो फॉस्फेट ग्रुप, ये जो है वो बैकबोन चेन डीएनए की या आरएनए की जो होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये जो है वो बाहर की जानब साथ में मौजूद है। इन केस ऑफ डीएनए दोनों चेन्स नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए आपस में लिंक होती जाएंगी,
तो इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो अंदर की जानब आ जाएंगी और बैकबोन में जो है वो शुगर और फास्फेट ग्रुप की चेन। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कार्बन नंबर जो है वो 1 के साथ अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो अटैच होगी, ठीक है, क्या चीज, फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में फर्क ये है और कोई फर्क नहीं, ठीक हो गया। ये कार्बन नंबर जो है वो 2 के साथ लगे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोजन, इसका फर्क है, ठीक है। 1 तो ऑलरेडी जो है वो उसने लिंक करना है उसके साथ बेसिस के साथ, 3 ने भी लिंक करना है अगले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। 4 के साथ जो है वो अटैचमेंट उस तरह से है ही नहीं क्योंकि OH ग्रुप पहले वो 5वें नंबर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये OH ग्रुप उसके साथ जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। ये और कार्बन नंबर 5 इसने भी लिंक करना है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो कार्बन नंबर 2 ही एक ऐसी चीज है वो बचती है जिसमें ये चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 में अगर ये OH की बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन आके लग जाए, दैट विल बी डीऑक्सी राइबोज, ठीक हो गया। अब नाइट्रोजनस बेसिस हमने जो बात की वो 2 तरह की हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्ट्रेट चेन वाली होती है, रिंग वाली होती है। स्ट्रेट चेन वाली हमने कहा ये फास्फोलिपिड्स में है और ये रिंग वाली जो है वो इसमें, ये हमारे पास किसमें मौजूद है, ये रिंग वाली जो है वो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ये DNA या RNA। ये रिंग फॉर्म की जो स्ट्रक्चर्स मौजूद है इनमें हमें जो मिल रही है ये चीज, उसमें या सिंगल रिंग वाली मिलेंगी या डबल रिंग वाली मिलेंगी। ये जो सिंगल रिंग वाली हैं उनको हम नाम देते हैं उस पैरामिडीन्स का, जो डबल रिंग वाली हैं उनको हम नाम देते हैं प्यूरीन्स का। वो जो प्यूरीन्स हैं वो गवानीन या एडेनिन है और जो सिंगल रिंग वाली हैं वो साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन है, ठीक है। इन केस ये जो यूरासिल है ये DNA में नहीं होती और थायमीन जो है ये RNA में नहीं होती। अब अगर हम बात करें इनकी तो ये नाइट्रोजनस बेसिस अटैच कहाँ होंगी, तो मैंने पहले बता दिया कि कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होंगी और अटैच होके क्या बनाएंगी, दैट विल फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड, और उस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होगी फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 के साथ और बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए स्ट्रक्चर्स बनाना तो आपको नहीं आएंगी डेफिनेटली एमटी टेस्ट में ना ही, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स याद होना लाजमी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पर सपोज आ गया जी क्वेश्चन आपके पास कि विच वन इज द डिफरेंट, ऑप्शन है जी एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन। तो ऑप्शन एडेनिन ही होगी क्योंकि एडेनिन डबल रिंग वाली है, बाकी तीनों सिंगल रिंग वाली हैं, ठीक है। इसी तरह से सपोज आपको ऑप्शन आ जाए जी विच वन इज डिफरेंट, ऑप्शन हो आपके पास जो है वो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, ठीक है, और यूरासिल। तो इसमें जब अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट होगी, ठीक है, वो प्रेजेंस के हवाले से वो यूरासिल ही होगी क्योंकि एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन DNA RNA दोनों में होती है, यूरासिल सिर्फ RNA में है, ठीक है। मतलब वेरिएशन देखनी है कि कौन सी चीज किसमें है किसमें नहीं है, किसकी स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये गवानीन या एडेनिन ये शुगर के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, थ्रू हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट ऑन, ऑप्शन हो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन की नंबरिंग दी हो या पोजीशनिंग दी हो। तो ये जो पोजीशन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है, पोजीशन नंबर 9 के ऊपर लगी हुई ये जो है ये अटैचमेंट साइट है, ठीक है, ये जो है वो अटैचमेंट साइट है किसके साथ, ये नाइट्रोजन वो क्या नाम है, शुगर के साथ। सेम इसी तरह से जो है वो आ जाता है जी क्वेश्चन के which one of the following have maximum double bond in its ring form, have maximum double bond in its ring form। और ऑप्शन में आपके पास जो है वो एडेनिन भी हो, गवानीन भी हो, सॉरी साइटोसिन भी हो, यूरासिल भी हो, थायमीन भी हो। तो आप देख लें इस रिंग में 1 2 3 ये चार डबल बॉन्ड मौजूद है एडेनिन में एंड दैट इज द मैक्सिमम नंबर इन रिंग। उसके बाद ये 1 2 और ये 3 डबल बॉन्ड मौजूद है गवानीन में, ठीक है। इसी तरह से ये देखें ये 2 डबल बॉन्ड मौजूद है किसके अंदर, रिंग में, साइटोसिन में, और यूरासिल और थायमीन के अंदर रिंग में एक डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन कार्बन एटम प्रेजेंट्स, ऑप्शन है जी 1 2 3 4 या 3 4 5 6,
ठीक है, तो ये जो साइटोसिन की रिंग है, इस रिंग में 1 2 3 और ये 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है। ऐसी आप देख लें यूरासिल की रिंग, उसमें भी 2 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है। ठीक है, थायमिन की रिंग, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, 4 कार्बन है। एडेनिन के अंदर आप देख लें 2 और 2 4 नाइट्रोजन है और कार्बन की तादाद 1 2 3 4 और 5 है। ये रिंग की बात हो रही है, सेम केस उधर। ठीक है, तो अब आप देख लें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप गवानीन में अमाइनो भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन एडेनिन में सिर्फ अमाइनो है। सेम केस अगर आप बात कर लें, थायमिन इज द फंक्शनल ग्रुप, मिथ्योनिन भी है और ऑक्सीजन भी है टर्मिनल साइड्स पे। ठीक है, इस तरह से यूरासेल में देखें उसमें दोनों ही ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देख लें साइटोसिन में, उसमें एक अमाइनो ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है। तो ये फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड्स के जो है वो फर्क की बेस पे ये वेरिएशन आ रही है, और इन वेरिएशंस के नतीजे में हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस बन रही है। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस अटैच होंगी, न्यूक्लियोसाइड बनेगा शुगर के साथ अटैच होने से, और वो जो न्यूक्लियोसाइड है वो आगे जो है वो क्या चीज बनाएगी, दैट विल फॉर्म दी न्यूक्लियोटाइड बाय एडिंग विद द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जी, इसमें हमारे पास के एक न्यूक्लियोटाइड जो बन गया है, क्या वो लाजमी तौर पर आगे डीएनए बनाएगा, वो आपस में जुड़ेंगे कैसे? ठीक है, ये हमने वो सारी एडिशन डिलीशन की बात कर ली, कार्बन नंबर 5 के साथ कैसे अटैच होगा, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा दैट मे बी विद मोनोफॉस्फेट, विद डाइफॉस्फेट, विद ट्राइफॉस्फेट, that may be having adenine, having cytosine, having thiamine, having guanine, वैरायटी उसमें जो है वो हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड सिर्फ और सिर्फ डीएनए आरएनए ही नहीं बना रहे। आप देख लें एग्जांपल आपके सामने है एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये आपके सामने एनर्जी करेंसी है सेल की। ठीक है, तो ये एटीपी जो है वो सेल के अंदर एनर्जी स्टोरेज में जो है वो रोल प्ले कर रही है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। एटीपीबी, एडीपीबी, एएमपीबी, चैप्टर नंबर 11 में इन डिटेल हम वहां पर जो वो बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोटाइड जो है ये सेल का कंपोनेंट भी है, एनर्जी भी दे रहे हैं, एज अ मेटाबोलाइट भी है। ठीक है, या एज अ कोएंजाइम यूज हो सकते हैं, जैसे एनएडी, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, वो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और वो मिल रहे हैं और वो एज अ कोएंजाइम यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी एफएटी, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गई बात की? तो डीएनए आरएनए ही सिर्फ नहीं बन रहा न्यूक्लियोटाइड से, बल्कि सेल के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है ऐसी चीजें उनको बनाने में भी इसका रोल है। ये टेबल दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये टेबल न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स का दिया हुआ है इन डीएनए एंड इन आरएनए। ठीक है, ऐसी एक और टेबल जो है वो अमाउंट्स का दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस की। ऐसी जो है वो एक टेबल जो है वो उसमें डीएनए की जो है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है वो अमाउंट्स का जो है वो दिया हुआ है। तो खैर, ये अब जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है, इसमें अब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने एक बॉन्ड शो हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द फास्फोडाइस्टर लिंकेज। फास्फोडाइस्टर लिंकेज के नतीजे में ये आपस में जो है वो अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 के साथ ये लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप, उसका OH ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 3 के साथ लगे हुए OH के साथ मिलता है। ये दोनों OH एक दूसरे के सामने जब आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और इस तरह से ये फास्फोरस ऑक्सीजन के जरिए लिंक कर जाती है इस कार्बन नंबर 3 के साथ। ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन नंबर 3 ऑफ द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये आपस में जब लिंक करते हैं थ्रू फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप दरमियान में रह जाता है, दोनों जानब ईस्टर लिंकेज बनते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फास्फोडीस्टर लिंकेज। ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और इस तरह से 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखें सबसे नीचे क्या है, कार्बन नंबर 3 मौजूद है, सबसे ऊपर क्या है, कार्बन नंबर 5 मौजूद है। तो ये हमारे पास 3 to 5 एक चेन बन गई। ऐसे ही अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा 5 to 3, वो भी चेन बन सकती है। दिस टर्मिनल कार्बन इज रेडी टू अटैच द नेक्स्ट वन, दिस टर्मिनल कार्बन इज आल्सो रेडी टू अटैच द नेक्स्ट वन। इस तरह से ये चेन बनती चली जाती है, और ये चेन जो हमारे पास बनती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन,
अगर ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है दैट विल बी दी आरएनए, और अगर ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है, तो ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड की जो एक चेन है वो स्टेबल नहीं रह पाती, ठीक है, इसके सामने दूसरी चेन भी आती है और वो दोनों चेन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होकर अटैच होकर डीएनए को बना देती है। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ये ग्रीन पट्टी के अंदर जो दिखाया गया फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कैसे दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ लिंक किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब उसके अलावा जो है वो एक तो फॉस्फोएस्टर लिंकेज हमने कहा कि डीएनए के अंदर मौजूद है, उसके अलावा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डीएनए के अंदर मौजूद होती है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने भी बताया कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जो है वो लिंक करने में, दो न्यूक्लियोटाइड जो डिफरेंट चेन्स में है उनको आपस में लिंक करने में, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो थायमीन, एक प्यूरिन और एक पायरामिडीन आपस में बॉन्डिंग करती है। एडेनिन फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद थायमीन एंड साइटोसिन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड विद दी गवानीन। अब ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग के नतीजे में डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, और वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ लिंक करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेलिकल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड जो कि डीएनए के डायमीटर को मेंटेन किए हुए हैं वो असल में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब कौन कौन सा किसके साथ अटैच है, इसके पीछे जो है वो एक रेशो जो है वो एल्विन चैगफ के रूल के मुताबिक वो भी है, हम उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो डीएनए और आरएनए है उसको अगर हम बात करें, जो आरएनए है उसमें सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, और आरएनए जो है उसकी आगे फर्दर टाइप्स भी होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और आरएनए के अंदर जो है वो थायमीन नहीं है, यूरेसिल है। आरएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है आउटसाइड दी साइटोप्लाज्म में आ जाता है। डीएनए नाइट्रोजन वो ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, ये जो है वो मौजूद नहीं है साइटोसोल में। हाँ, वेरी लिटिल जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनेलिस के अंदर मौजूद होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, जैसे जो है वो उसमें क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि डीएनए, इसके मतलब जो है वो पहले तो पीए लीवन ने जो है वो इसकी स्ट्रक्चर का बताया, ठीक है। उसके बाद जो है वो दो तरह के इसमें हम बात करने लगे हैं अभी, एक रूल, एक एल्विन चैगफ का रूल, और एक जो है वो इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, जो ये इंडिकेट करती हैं कि ये किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है और किस तरह से जो है वो इसमें मौजूद जो है वो इसकी स्ट्रक्चर हेलिकल कैसे है। तो चैगफ ने एक रूल दिया था, दैट रूल वाज द अमाउंट ऑफ purine always equal to amount of pyrimidines। प्यूरिन्स की अमाउंट पायरामिडीन्स की अमाउंट के इक्वल होती है, और इसमें भी अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गवानीन। ये आप जो है वो पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, इंटर लेवल की बुक में, वहां पर जब आपने ये पढ़ा, ठीक है। ये जो रूल है, अब इस रूल के मुताबिक आपको किसी एक अमाउंट का भी पता हो तो आप उससे दूसरी अमाउंट निकाल सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, और उस डीएनए के मॉलिक्यूल में आपके पास 30% एडेनिन है, 30% एडेनिन है। आपने फाइंड करनी है कि अमाउंट ऑफ गवानीन कितनी होगी। ऑप्शन है जी आपके पास 30, 20, 50, ठीक है, और 15। अमाउंट ऑफ एडेनिन आपके पास 30% है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गवानीन? तो सिंपल सा रूल है, ठीक है, हमने अभी बात की भी है इसमें कि एडेनिन प्लस गवानीन इज इक्वल टू 50, एडेनिन प्लस गवानीन इज इक्वल टू 50। तो अगर एडेनिन 30 है तो गवानीन कंफर्म 20 है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात कर लें, एडेनिन की अमाउंट 30% है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ थायमीन? तो थायमीन एडेनिन के इक्वल होगी, दैट विल बी द 30%। अगर मैं क्वेश्चन कर देता हूं कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज द 30%,
व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इन डीएनए। कोई सोचने वाली बात नहीं है, 50% प्यूरिन्स होती है, 50% पैरामीटिन्स होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू दी है तो उसके अपोजिट अगर साइटोसिन दी हुई है तो वो गवाही नहीं पूछेगा। कोई भी किसी एक की वैल्यू आपको पता हो, आप उस डीएनए के अंदर बाकी तीनों की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और इसमें टेक्निक जो है वो थी, ये टेक्निक एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ये दी थी रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने। ठीक है, उस टेक्निक के मुताबिक क्या था, उन्होंने डीएनए के ऊपर एक्सरेज डाली और उसकी जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका इमेज लिया, एक्सरेज डाली डीएनए के ऊपर, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो इमेज आया उनके पास, वो इमेज ऐसा था कि इनको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड जो है वो नजर आया। ये जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड नजर आए थे, इससे उनको अंदाजा हुआ कि ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये तो हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसलिए कहीं पे ये ब्रॉडर है और कहीं पे ये नैरो है। ठीक हो गया। तो इन्होंने जो है वो आइडिया दिया था कि डीएनए इज हेलिकल फॉर्म, डबल हेलिक्स है ये। इस मॉडल को देखते हुए, मतलब इसके एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को और एरविन चैगफ के रूल को पढ़ते हुए, दो स्टूडेंट्स थे वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक मॉडल, और उन्होंने जो डीएनए का जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, उस मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है। ठीक है, ये डीएनए जो डबल हेलिक्स की सूरत में मौजूद है, ये डीएनए इसमें अगर हम बात करें तो इसकी कॉइलिंग हुई है। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, इसके जो मेन पास्टुलेट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स है, दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, या 20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये हेलिक्स फॉर्म में है, और हेलिक्स फॉर्म में आते हुए इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे है कि इसमें ग्रूव बन गए हैं, एक माइनर ग्रूव है और एक मेजर ग्रूव। इसमें जो मेजर ग्रूव है हमारे पास, उसका जो डायमीटर है वो 3.4 नैनोमीटर है, और जो माइनर ग्रूव है उसका 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है आगे फर्दर। ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, हमारी बात हो रही थी इसमें कि किस तरह से जो है ये ग्रूव्स मौजूद हैं डीएनए के अंदर, और किस तरह से जो है ये हमारे पास इसमें, तो एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव की हमारी बात हुई थी। जो मेजर ग्रूव है उसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि 10 बेस पेयर्स होती हैं, यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और एक बेस पेयर के दरमियान में जो फासला है दैट इज दी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो वो 10 बेस पेयर है टोटल, तो इस तरह से ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यूज दी हुई हैं आपकी बुक में, डायग्राम के अंदर भी ये वैल्यूज जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, उसको भी आपने देख लेना है। ये डायमीटर जो है वो मेंशन है, एक स्ट्रैंड 3 to 5 और दूसरा 5 to 3, दोनों की डायरेक्शन जो है वो मेंशन है। दैट इज द वाटसन क्रिक मॉडल। इसमें ये जो वैल्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो बुक्स मिली हुई हैं उसके एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, वो आपने जो है वो साथ साथ जो है उन वैल्यूज को भी देखते जाना है। डीएनए और आरएनए में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है। डीएनए हमारे पास ये किस फॉर्म में है,
डीएनए, इसमें हम इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें डीऑक्सीराइबो शुगर है, उसमें राइबो शुगर है, इसमें हमारे पास ये बेसिस है। ठीक है, थायमीन भी मौजूद है, इसमें थायमीन की जगह यूरासिल है, फॉस्फेट दोनों का सेम हो गया। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कहीं कहीं पे आरएनए के स्ट्रैंड फोल्ड बैक होकर डबल स्ट्रैंडेड की तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि वो डबल स्ट्रैंडेड है। जैसे अगर आप ट्रांसफर आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल देखें तो उसकी ये शेप है, ठीक है, कि वो फोल्ड बैक हुआ है। हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जहां बनती है वो भी तो फोल्डिंग से ही बनती है। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में है, बहुत थोड़ी अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी पॉसिबल है। आरएनए ये मेनली साइटोप्लाज्म में होती है, बनती न्यूक्लियस से है, लिहाजा न्यूक्लियस में भी मौजूद होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी। डीएनए इज द मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेन जेनेटिक मटेरियल है ये, और आरएनए उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रोटीन बनाने के लिए वो फ्लो है कि उसमें से जो है वो दरमियान में जो है वो बन रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर्स आ गए, वो इसमें कंपैरिजन आ गया कि डीएनए और आरएनए क्या चीज है। ये जो हमारे पास आरएनए का एक स्ट्रैंड और इधर हमारे पास डीएनए का। डीएनए में फर्दर टाइप्स पॉसिबल हैं, जैसे आपने राइबोसोमल डीएनए पढ़ा, जैसे सैटेलाइट डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, जी डीएनए होता है, तो वो उसकी ट्विस्टिंग, उसके हेलिक्स, वो राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, वो फर्दर टाइप्स हैं। सैटेलाइट डीएनए होता है, काइमेरिक डीएनए होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, मैसेंजर आरएनए से जो बनता है, ठीक है, काइमेरिक डीएनए जो हम उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, तो ये आपके पास मुख्तलिफ इसकी भी हो सकती हैं, लेकिन मेन उसकी जो टाइप है वो सिंगल ही है। और आरएनए की जो मेन टाइप्स हैं वो 3 है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाता है और ज्यादा अबंडेंट होता है ये सेल के अंदर। ठीक है, जो ट्रांसफर आरएनए है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, और ये अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है फॉर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें राइबोसोम की जानब लेके जाता है अमाइनो एसिड्स को। और ये जो वो 45 किस्म का होता है, उसके ऊपर एंटी कोड होता है जिसकी बेस पे उसके साथ अमाइनो एसिड लगने हैं, और अमाइनो एसिड की अटैचमेंट की बेस पे ये टोटल जो है वो 20 टाइप्स के जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। मैसेंजर आरएनए की लेंथ वेरी करती है, ये सबसे कम होता है 3 to 4% है, और इसकी लेंथ भी वेरी करती है, जितनी बड़ी प्रोटीन बननी होगी उतना बड़ा ये मैसेंजर आरएनए जो है उसके मुताबिक होगा। ठीक है, और तीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड जिसमें मिल के कोडॉन बनाते हैं, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर कोडॉन मौजूद होते हैं जिसको पढ़ते हुए राइबोसोम्स ने जो है वो प्रोटीन बना दिया। तो ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में आरएनए बनता है, और फिर आरएनए से आगे ट्रांसलेशन के नतीजे में जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं। ये हमारे पास जो है वो इसमें डीएनए और आरएनए के रिलेटेड चीजें थी। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास इसमें इन डिटेल वहां पर जो है वो बात, ये डीएनए में जीन्स मौजूद है। ठीक है, ये ऐसी है कि डीएनए ओवरऑल पैराग्राफ और जीन्स उसके अंदर जो है वो क्या है, ये उसमें मौजूद वर्ड्स है उस पैराग्राफ में, और हर वर्ड के जैसे एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इस तरह से हर जीन ने एक स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है वो बनाना है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनेंगे।